नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और ये हमारी हिस्ट्री की दूसरे नंबर की क्लास है। इससे पहले एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है जो इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसमें हम पढ़ा रहे हैं मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में क्या सिलेबस है ये मैं पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। आज की जो हमारी क्लास का विषय है वह है यूरोपियों का आगमन। अगर आप मेरी क्लास का इंट्रोडक्शन देखकर आए हैं तो आप पहले ही बता सकते हैं कि आज की क्लास में मैं क्या पढ़ाऊँगा। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक का विषय है वह है यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों के आगमन की हमारी पहली क्लास है, यूरोपियों का आगमन। देखिए, यूरोपियों के आगमन की जब हम बात करते हैं ना, तो पहली बात तो ये 16वीं सदी की घटना है जब यूरोपी भारत में एंट्री ले रहे हैं और भारत में आने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं यूरोपी? क्योंकि भारत में जो मसाले पैदा होते हैं वे उनके लिए बहुत काम के हैं और भारत में आने के लिए उन्हें नए रूट की आवश्यकता है, नया रूट उन्हें ढूंढना है। क्योंकि जैसे अगर बाय द वे ये हमारा प्यारा भारत है और अगर आप इस साइड जाओगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ बड़े लेवल पर आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाई देगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है जिसकी वजह से यहाँ से इस वाले एरिया से जैसे अंग्रेज और अंग्रेज़ों को भारत तक पहुंचना है तो इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट का एरिया है तो ये वाला रूट ये फॉलो नहीं कर सकते, तो इसलिए भारत की खोज के लिए वे एक नए रूट का मतलब नए रूट को खोजने का प्रयास करेंगे और अफ्रीका को खोजते 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 यहाँ पर पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद यहाँ आपको मेडागास्कर मिलेगा और यहाँ से भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज की जाएगी पुर्तगालियों के द्वारा। तो हमें जो पढ़ना है इस क्लास में वो यही पढ़ना है कि कौन कौन सी यूरोप, क्योंकि देखिए ये जो आ रहे हैं ये यूरोपीय कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं, यूरोपीय महाद्वीप से आ रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ा जाता है यूरोपियों का आगमन। इस चैप्टर का नाम ही है यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों के आगमन की जो घटना है, पहली बात तो ये है कि ये 16वीं सदी की घटना है और 16वीं सदी की घटना है तो कौन सी जो शक्ति है वो पहले आई और किस क्रम में आई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी आई तो उसमें पुर्तगाली सर्वप्रथम थे। तो पुर्तगाली जो कंपनी है वो सबसे पहले आई, पुर्तगाली जो लोग हैं यहाँ सबसे पहले आए, फिर इसके बाद डच आए और डच के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों के बाद आए डेनिस और डेनिस के बाद आए यहाँ पर फ्रांसीसी यहाँ पर आने वाले अंतिम यूरोपीय शक्तियाँ थी। मतलब ये क्रम डायरेक्ट पूछा जाता है, कौन यूरोप की कौन सी शक्तियाँ पहले आई, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। अगर आपको इनका सन भी याद रखना है तो 1498 में पुर्तगाली भारत आ चुके थे। फिर डच जो आए यहाँ पर लगभग 16 साल, मतलब 100 साल के बाद लगभग आपको देखने को मिलेगा 1602 ईस्वी में डच भारत आए। देखो यहाँ पे पूरे 100 साल का गैप देखने को मिलेगा आपको। और अंग्रेज कब आए तो 1599 ईस्वी। और डेनिस का आने का जो टाइम पीरियड है तो वो 1616। फ्रांसीसी सबसे लेट आए 1664 में। तो ये डायरेक्ट प्रश्न आता है कि कौन सी कंपनियां भारत में सबसे पहले आई, तो सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर उसके बाद यहाँ पर आप डच देखोगे, फिर इसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिस और फिर फ्रांसीसी। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। कुछ कंपनियों के नाम भी आपको शुरुआत में ही पता हो तो ठीक है, क्योंकि कुछ कंपनियों के नाम डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे देखो, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे नाम याद, मतलब उस कंपनी के नाम को याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियों के नाम लिख ही लो। जैसे एस्तादो दा इंडिया, एस्तादो दा इंडिया, तो ये जो कंपनी थी ये पुर्तगाल की कंपनी थी और इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। और इसी कंपनी को लीड करते हुए वास्को डी गामा भारत आए थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1559 ईस्वी में हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो हुई थी 1599 ईस्वी, 1599 ईस्वी में। देखिए 1599 ईस्वी में
मतलब अंग्रेजों की जो कंपनी है उसकी स्थापना हो चुकी थी। फिर इसके बाद जो है डचों की जो कंपनी है उसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, लेकिन बड़ा टिपिकल सा नाम है वारिंदगे ओस्त इंदेसे कंपनी, ये डचों की कंपनी थी और इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1602 ईस्वी में हुई थी। मतलब अंग्रेजों की कंपनी के बाद इसकी स्थापना हुई है। फ्रांसीसी कंपनी का जो नाम है वो कंपनी देश इंडस ओरियोंटोलस। तो ये जो कंपनी थी ये फ्रांसीसियों की कंपनी थी और इसकी स्थापना मैं ऊपर लिखवा चुका हूँ। फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किस देश की कंपनियां थीं। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद। देखिए हमारा जो पढ़ने का क्रम होगा वो यही क्रम होगा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुर्तगाली, पढ़ेंगे और इनकी जो प्रमुख फैक्ट्रियां हैं, भारत के किस स्थान पर इन फैक्ट्रियों को लगाया गया, किस स्थान पर ये फैक्ट्रियां बनी और प्रमुख घटनाएं जो भी हो सकती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो जो अब हमारी अगली बड़ी हेडिंग होगी वो होगी हमारे पास पुर्तगाल। तो पुर्तगाली जो है सबसे पहली हेडिंग है, पुर्तगाली भारत की ओर आए। मसालों को ध्यान में रखने के मतलब मसालों के उद्देश्य से ही ये भारत की खोज करने के लिए यहाँ पर आए। वास्को डी गामा इस अभियान का नेतृत्व करने वाला नाविक था। और आप ये समझ लीजिए उस दौरान भूमि को ढूंढने की जो कुआयत है, या जिस तरीके से आज के समय में आप देख रहे हैं कि लोगों को मंगल ग्रह पे जाना है, वहाँ पर प्लाट खरीदने की बातें चल रही हैं, चांद पर जाना है, इस तरह के मिशन हैं। तो उस दौरान के जो मिशन थे, जैसे आप देखो यूरोप से भारत तक अगर वास्को डी गामा को आना है तो ये उतना ही बड़ा मिशन आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस पर बड़ा फंड जुटाया गया था और उस समंदर में इन लोगों को उतरना था जिस समंदर में आज तक कोई नहीं उतरा था। उस मार्ग की खोज करनी थी जिस मार्ग का आज तक दुनिया को पता नहीं था। तो ये एक बहुत साहसी कदम माना जाता था यूरोप की दृष्टि से। और मतलब कहीं 2-3 साल तक ये जो लोग थे ये सफ़र में ही रहे, बड़ी मुश्किलों का सामना किया और समंदर की लहरों को चीरते हुए भारत के रास्ते को इन्होंने खोजा। और इसमें जो प्रमुख नाविक थे वे थे वास्को डी गामा। देखिए ये प्रश्न आता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो भारत खो नहीं गया था कि उसकी खोज की थी। भारत के लिए नए मार्ग की खोज करने वाले जो यात्री हैं वे वास्को डी गामा हैं। तो भारत को एक नया रूट, भारत तक पहुंचने का एक नया रूट अफ्रीका से होते हुए, मेडागास्कर से होते हुए और भारत तक पहुंचा जा सकता है। इस रूट की खोज करने वाला जो प्रथम नागरिक है, प्रथम पुर्तगाली नागरिक है, उसका नाम है वास्को डा गामा। कहीं कहीं वास्को डा गामा लिखा होता है, कहीं कहीं वास्को डी गामा लिखा होता है। और क्योंकि लिखने का एग्जाम नहीं होता है तो इसलिए ऑप्शन में नाम भी आएगा। यहाँ मेरी विवाद का विषय ज्ञान वर्धक बातों पर नहीं होता, एग्जाम ओरिएंटेड बातें ही मैं करता हूँ। तो इसके बाद जो हमारी बात होगी तो प्रथम पुर्तगाली अभियान, प्रथम पुर्तगाली अभियान। तो पहली बात तो ये प्रथम पुर्तगाली अभियान छिड़ा कब था, ये सन आपको याद होना चाहिए। तो 1498 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व करता कौन था, तो वास्को डा गामा। वास्को डा गामा। तो वास्को डा गामा ये इस जो है अभियान को लीड कर रहा था। और ये फाइनली, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पे केरल के आसपास इस एरिया में इसी को बोलते हैं कालीकट। तो कालीकट पर ये उतरा और कालीकट मतलब आज का केरल, आप केरल कह सकते हैं। यहाँ पर एक शासक होता था जमोरिन, हिंदू शासक था। तो जमोरिन ने इस व्यक्ति का स्वागत किया था। तो मतलब इस अभियान में जमोरिन ने किया था स्वागत, और जमोरिन ने स्वागत किया। लेकिन बस ये बात ध्यान रखने की है
कि अगर आप देखोगे तो यहाँ ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ज़्यादातर अरबी लोग हैं, और अरबी लोग भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर वास्को डी गामा का आना अच्छा नहीं लगता, मतलब में विरोध करते हैं जमोरिन का कि आप एक ऐसे व्यापारी का समर्थन कर रहे हैं जो यूरोप से आया है। और क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्या यह धार्मिक समर्थन है? मतलब क्या यह विरोध धार्मिक है? तो धार्मिक नहीं है, यह एक व्यापारिक विरोध है। और व्यापार की दृष्टि में, क्योंकि यहाँ पर प्रभुत्व अरबी लोगों का है, अरबी लोग भारत पर व्यापार कर रहे हैं, भारत के साथ व्यापार यदि कोई कर रहा था तो इस दौरान तक अरबी लोग कर रहे थे। तो कालीकट में जमोरिन इसका स्वागत करता है, आप चाहो तो लिख लो, जमोरिन इसका स्वागत मतलब करता है, और ये पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? कालीकट। कालीकट मतलब आज के केरल, यहाँ पर ये पहुंचता है। और यहाँ इस अभियान में भारत तक लाने में गुजरात का एक व्यक्ति है। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि वह व्यक्ति कौन है जो इसकी सहायता करता है, तो उसका नाम है अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद इसकी सहायता करता है भारत तक आने में। तो अब फाइनली ये भारत आ जाता है। फिर जितना, अब ये बात ध्यान रखने की है कि जितना खर्च इसने अपने समुद्री यात्रा में लगाया था, यूरोप जाके जब उन मसालों को ये व्यक्ति बेचता है तो उसका 60 गुना मुनाफा कमाता है। मतलब 60 गुना मुनाफा, ये बहुत बड़ा मुनाफा था। और जब ये बात आसपास के देशों को पता लगेगी, वहीं ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, और जैसे आयरलैंड है, आयरलैंड से ही डच व्यक्ति आ रहे हैं, आप समझ रहे, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये आकर्षण का केंद्र बनेगा भारत। और ये रूट, इस रूट को ढूंढने का हर किसी के अंदर अब जज्बा होगा कि हम जो रूट वास्को डी गामा ने खोजा है उसी रूट से हम जाएं। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए, ये लोग तैयारी करके गए थे, और देशों को, डचों को और अंग्रेज़ों को इस रूट को खोजने में समय लगेगा, और समय भी काफ़ी लगेगा। जैसे चांद पर अमेरिका बहुत पहले पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक जब मतलब आदमी जो है कोई और देश नहीं पहुंचा पाया। मतलब ये समय लगता ही है, और 100 सालों तक का समय लग जाता है। तो 100 सालों बाद ही कोई व्यक्ति या कोई कंपनी इस तरीके से व्यापार के उद्देश्य से भारत आ सकती हैं। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि इसी मतलब जो वास्को डी गामा के द्वारा जो रूट खोजा गया था, इसी रूट को खोजने के बाद और सारे जो लोग हैं वे इन लोगों से सीखने के बाद, तैयारी करने के बाद यहाँ भारत आएंगे। और फाइनली वास्को डी गामा की जो मतलब पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल को फाइनली आगे चलकर अंग्रेज हराएंगे भी बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो ये केवल आ रहे हैं। तो फिर ये था इनका पहला अभियान। अब इसके बाद जो है दूसरा अभियान देखते हैं। तो दूसरा पुर्तगाली अभियान। तो दूसरा पुर्तगाली अभियान की जब हम बात करते हैं, वो किसके नेतृत्व में आया था? क्या वास्को डी गामा के नेतृत्व में आया था? नहीं, ये पुर्तगाली अभियान आया था 1500 ईस्वी में पेड्रो एल्ब्रेज कैब्रोल के द्वारा। 1500 ईस्वी में, और ये था पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रोल, कैब्रोल या कैबोल भी बोल सकते हैं। तो इसके नेतृत्व में दूसरा अभियान आया था। और ये भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा दोबारा कब आया था? वास्को डी गामा फिर 4 साल बाद फिर आया था, और 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डा गामा भारत आया था। ये बात ध्यान रखने की है, वास्को डी गामा भारत आया था। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जो फैक्ट है, अब ये इसके फैक्ट हैं, पुर्तगाल की प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगी थी और कब लगी थी? तो पुर्तगाल की प्रथम जो फैक्ट्री थी, प्रथम फैक्ट्री वो लगी थी 1503 ईस्वी में। और कहाँ लगी थी? कोचीन में, कोचीन में। तो 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री लगी थी। कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगी थी 1505 ईस्वी में। कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में लगी थी। और पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस। तो ये लिख सकते हैं प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। गवर्नर कौन था? तो फर्स्ट गवर्नर था
फ्रांसिस डी अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। शासनकाल इसका, या मैं इसका टाइम पीरियड लिख दूं तो 1505 से 1509 ईस्वी तक ये भारत में रहा। और किस तरह की नीति का इसने अनुसरण किया? असलियत में ये बात है कि इसी की नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या मतलब है? ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब, ब्लू मतलब नीला, वाटर मतलब जल, नीले जल की नीति भी इसी को कहा जाता है। और क्या मतलब, इस तरह की नीति क्यों अपनाई? देखिए, जब यहाँ पर वास्को डी गामा आया, शुरुआत में जब आया तो उसने यहाँ पर देखा कि ये जो भूभाग है, ये भारत का जो भूभाग है, ये वाला, अगर इस वाले भूभाग पर कंट्रोल करना है तो हिंद महासागर पर कंट्रोल करना होगा। मतलब जो भी हिंद महासागर को अपने कंट्रोल में ले लेगा, वही इस पूरे भूभाग पर कब्जा बना लेगा और वही इस भूभाग पर व्यापार इन फ्यूचर कर पाएगा। इसीलिए वहाँ से पुर्तगाल से ऑर्डर आया अल्मीडा के लिए कि देखिए, आप यहाँ पर मतलब ऐसे किलों का निर्माण करिए जिनका उद्देश्य केवल सुरक्षा करना न होकर हिंद महासागर को पर नियंत्रण करना हो। ऐसे किलों का निर्माण करता है फ्रांसिस डी अल्मीडा। और फ्रांसिस डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी का इस्तेमाल करते ही इस्तेमाल करता है और यहाँ पर हिंद महासागर को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास करता है। फिर इसके बाद फाइनली ये व्यक्ति चला जाता है 1509 ईस्वी में। और इसके बाद आएगा 1509 से 15 तक फ्रांसिस्को डा अल्मीडा, फ्रांसिस्को डा अल्मीडा, फ्रांसिस्को डा अल्मीडा तो आ गया अल्बुकर्क। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1509 से 1515 तक होगा। और इसी व्यक्ति को कहा जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही व्यक्ति वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं? मतलब अल्बुकर्क ने ऐसा क्या किया कि इसको वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है वास्तविक संस्थापक क्योंकि यही व्यक्ति पुर्तगाल के नागरिकों को प्रोत्साहित करता है भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए, जिसकी सहायता से पुर्तगाल से सैनिक जो लाने पड़ते थे, महंगे सैनिक लाने पड़ते थे, उनकी पूर्ति की जाए। और पुर्तगाल छोटा सा समुद्र से, अटलांटिक महासागर से लगा हुआ देश है, उतनी बड़ी भूमि नहीं है। तो यहाँ पर इनका उद्देश्य ये है कि किसी तरह पुर्तगाल के जो वासी यहाँ से पैसा कमा के ले जाते हैं, यहीं पर बसना शुरू कर दें और बसने के लिए यहाँ की महिलाओं से शादी करें। और क्योंकि इनका यहाँ पर परिवार बनेगा और परिवार का ध्यान रखने के लिए इन्हें यहीं पर रुकना होगा। तो इस वजह से इस व्यक्ति को, ये अल्फांसो डा अल्बुकर्क को पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, या पुर्तगाल की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यही व्यक्ति है जो यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर का शासक है यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा को छीनता है। तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या छीनता है? गोवा को छीन लेता है, गोवा छीन लेता है। और गोवा को छीनने के बाद यहीं पर यह अपनी जो है ना मुख्यालय का निर्माण भी करता है। इसी दौरान एक घटना और घटती है, मतलब एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 1600 आगे चल के। मतलब वैसे तो देखो ये जो है ना यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, चलिए जो है ना इसको पहले मिटा देते हैं, जगह बना लेते हैं। तो गोवा को छीना, और गोवा को छीनने के बाद इसके बाद जो अगला पुर्तगाली गवर्नर आएगा वो आएगा नीनो डी कुन्हा। तो अगला पुर्तगाली गवर्नर है नीनो डी कुन्हा। और यही जो है 3 जगह पर इसका जो योगदान है वह 3 जगह पर पुर्तगाल की फैक्ट्रियों का निर्माण करना है।
ये करेगा हुगली में, हुगली और बंगाल और सेंट थोमे, सेंट थोमे, ये जो मद्रास के निकट पड़ता है। मद्रास कहाँ है? देखिए ये जो है ना हमारा प्यारा भारत है, तो हुगली आपको यहाँ उड़ीसा के आसपास देखने को मिलेगा, बंगाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और सेंट थोमे यहाँ मद्रास के पास है। तो तीनों जगह फैक्ट्री का निर्माण करता है नीनो डी कुन्हा, और नीनो डी कुन्हा जो है पांडिचेरी पर नियंत्रण करता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि पांडिचेरी पर नियंत्रण कौन करता है? तो ये व्यक्ति ही करता है। लेकिन आगे चलकर पांडिचेरी को पुर्तगाली बचा नहीं पाते और डच क्या करते हैं? डच मतलब इसको छीन लेते हैं, तो डच इस पर आगे चलकर नियंत्रण करेंगे पांडिचेरी पर। तो पांडिचेरी का नियंत्रण आगे चलकर डचों का हो जाएगा। और ये देखो फाइनली यहाँ से डचों को भी जाना है और पुर्तगाल को भी जाना है, रहेंगे तो यहाँ अंग्रेजी, और अंत में अंग्रेज भी जाएंगे, है ना। लेकिन एक घटना और घटती है इसी दौरान, मतलब लेकिन ये जो है ना 1554 ईस्वी में ये कार्य होता है, पांडिचेरी पर नियंत्रण जो होता है। एक घटना और घटती है, आगे चल के घटेगी बहुत लंबे समय के बाद 1661 में, लेकिन पुर्तगाल के मतलब क्योंकि घटना पुर्तगाल के लिए घट रही है या पुर्तगाल के द्वारा घट रही है, इसलिए लिखवा रहे हैं। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार के साथ पुर्तगाल की रानी की शादी होगी, पुर्तगाली रानी, और रानी का नाम होगा कैथरीन, इसकी शादी होगी। और ब्रिटिश राजकुमार है चार्ल्स, तो ब्रिटिश राजकुमार है चार्ल्स सेकंड, और इन दोनों की शादी होगी और शादी में मिलेगा बम्बई। तो बम्बई किसको मिलेगा? चार्ल्स द्वितीय को। तो बम्बई मिलेगा दहेज में। और भाई ये बंदा जो है ना चार्ल्स द्वितीय क्या करेगा? अपनी इस भूमि का क्या करेगा? भारत में है ये भूमि, गोवा मिल रहा है, तो ये सॉरी बम्बई मिल रहा है, तो ये क्या करेगा? 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये वार्षिक किराए पे, मतलब वार्षिक किराए पे ये जो भेंट है ये दे देगा। तो वार्षिक किराए पर कंपनी को भेंट दे देगा, वार्षिक किराए पर कंपनी को भेंट। वार्षिक किराए पर ये जो है ना कंपनी को भेंट दे देगा। फिर अब ये भी प्रश्न आता है कि बताओ पुर्तगाल का योगदान क्या है भारत की संस्कृति में, पुर्तगाल का क्या योगदान है? तो देखिए 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाने का जो मतलब योगदान या हम कह सकते हैं श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो पुर्तगाल है, क्योंकि गोवा में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस आप कह सकते हैं कि यही लोग लगाते हैं। और इन्हीं को टमाटर की खेती और काली मिर्च की टमाटर की खेती और तंबाकू की खेती, तंबाकू और गोथिक कला के विकास में इन्हीं का योगदान है। ये ना जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ये डायरेक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये लोग यहाँ से चले क्यों गए या इनकी शक्ति का सबसे पहले भारतीय भूभाग पर पहुँचने के बावजूद ये व्यक्ति भारत में अपनी शक्ति को बचा क्यों नहीं रख पाए? तो समझना पड़ेगा क्या कारण था इनके पतन का। तो पतन का कारण से समझने से पहले आप ना इनकी थोड़ी धार्मिक नीति समझ लीजिए। क्या था, जब यहाँ से पुर्तगाली लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे थे तो इसी दौरान वहाँ से कुछ पादरी भी भारत आए और वे ईसाई धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से भारत आए। और उनमें जो सबसे पहला नाम मतलब आएगा इस क्रम में आने में वो है संत फ्रांसिस जेवियर। संत फ्रांसिस जेवियर, तो संत फ्रांसिस जेवियर सबसे पहले भारत आए और 1542 ईस्वी में
और वे गोवा आए, और गोवा आने के बाद यहाँ के नागरिकों को ज़बरदस्ती ईसाई धर्म को अडेप्ट करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। अब अगर सोच के देखो, लोगों की आस्थाओं को कोई ठेस पहुँचाएगा तो उनका पतन तो वहीं से शुरू हो जाता है। तो पहला तो कारण ये था कि यहाँ पर पादरी आए, और ये जो व्यक्ति था इसने काफ़ी प्रयास किया भारत के लोगों को ईसाई धर्म को अडेप्ट करने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति सफल नहीं हो पाया। फिर ये व्यक्ति चला गया चीन, और चीन से फिर चला गया जापान। फाइनली ये व्यक्ति ये व्यक्ति मर जाता है, लेकिन इसका प्रयास रहता है विफल। फिर इसके बाद और पादरी आए, उन्होंने भी प्रयास किया, और वे यहाँ पर जब पुर्तगाली शासन कर रहे थे, पुर्तगाली जब व्यापार कर रहे थे, तो भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे अकबर, और अकबर के दरबार में आने वाले 2 पुर्तगाली पादरी, एक है मोंसरेट, एक है एक्वीवा। तो ये 2 पादरी आते हैं मुगल दरबार में। ये प्रश्न आता है डायरेक्ट कि दो पुर्तगाली जो हमारे पादरी हैं वे कौन कौन से हैं, तो मोंसरेट हैं और एक है एक्वीवा। तो इनकी जो नीति थी धर्म को लेकर, जबरदस्ती ईसाईकरण की जो नीति थी, ये इनके पतन का कारण बनती हैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे पतन का कारण। पतन का कारण देखो, पतन क्यों हो गया इनका? पतन इसलिए हुआ क्योंकि पहला जो कारण है वो है ईसाईकरण की नीति। ईसाईकरण की नीति। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है जिसको हम कह सकते हैं लूटपाट की नीति। लूटपाट की नीति, ये लोग बहुत लूटपाट करते थे। और तीसरी है एक ये टैक्स लेते थे समंदर में, जिसका नाम है कॉर्टेज अल्मेडा पद्धति। तो मोटे तौर पर इनके ये पतन के कारण हैं। देखिए, पुर्तगाली शक्ति का पतन यहाँ से क्यों हो गया? पुर्तगाल की शक्ति का पतन इसलिए भी हुआ क्योंकि इन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई धर्म को कबूल करने के लिए प्रोत्साहित किया, या ज़बरदस्ती लोगों को अडप्शन करने के लिए कहा गया। इनका उद्देश्य ये था कि बड़ी लेवल पर जनसंख्या का कन्वर्जन कर दिया जाए, उनको ईसाई बना दिया जाए, जिससे इनको एक सपोर्ट मिल सके। क्योंकि देखो फाइनली जो ईसाई का प्रमुख है वो तो वहीं बैठेगा पुर्तगाल में ही, और यहाँ के लोग उसके हमेशा अंडर में आ जाएंगे। तो किसी तरीके से लोगों की आस्थाओं पर चोट पहुँची। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि ये लोग जो थे ये बहुत लूटपाट करते थे। लूटपाट के उद्देश्य से थे, किसी का जहाज आया और लूट लिया, किसी बस्ती को लूट लिया। तो ये जो लोग थे ये लूटपाट की नीति का बहुत अनुसरण करते थे, और बड़े पैमाने पर लोगों में असंतोष था इनके खिलाफ। और मुगल जो साम्राज्य था वह भी इनसे तंग आ चुका था, इतना तंग आ चुका था क्योंकि ये ना एक परमिट लगाते थे, अगर हिंद महासागर में किसी को व्यापार करना है तो उनको कार्टेज अल्मेडा देना है। कार्टेज अल्मेडा का मतलब है कि इनको एक टैक्स देना होगा, और अगर किसी के पास वो मोहर नहीं है, वो टैक्स का एक निशान होता था, वो अगर उनके पास नहीं है तो वह हिंद महासागर में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसको डुबा देते थे ये लोग, और उन पर ये सैनिक कार्रवाई करते हुए उनको लूट लेते थे। यहाँ इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर को भी यह टैक्स देना पड़ा था। तो ये इनके पतन के कारण माने जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर अंग्रेजों को समर्थन मिलना आसान हो गया मुगल सम्राट से, और अन्य जो यहाँ के देसी राजा थे इनसे अंग्रेजों को आगे चल के बहुत समर्थन मिलेगा, और उस समर्थन का लाभ उठाकर पुर्तगालियों की शक्ति को यहाँ पर कमज़ोर करने में अंग्रेजों को बहुत सहायता मिलती है। तो ये इनके पतन के कारण हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आए डच। देखिए, डच पहली बात तो नीदरलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे।
ये भी प्रश्न आता है, ये कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड या नीदरलैंड। और इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था इंडोनेशिया में, तो बाटविया, बाटविया इंडोनेशिया इन्होंने मुख्यालय बनाया। और क्या बात है, ये मतलब इनका पहला जो नागरिक है या पहला अभियान कब हुआ था, तो 1595 से 1596 ईस्वी में प्रथम डच नागरिक हाउटमैन भारत आया था। प्रथम डच नागरिक हाउटमैन और प्रथम डच नागरिक, और इसका पूरा नाम है कार्नेलिस हाउटमैन। आप पूरा ही नाम लिख लो, कार्नेलिस हाउटमैन भारत आया था। और सबसे पहली फैक्ट्री किस जगह लगाई थी डचों ने, तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री। 1605 ईस्वी में। दूसरी कहाँ लगाई, पुलिकट में 1610 में। तो 1610 में लगाई दूसरी फैक्ट्री पुलिकट, तो ये थी सेकंड फैक्ट्री। तीसरे नंबर की कहाँ लगाई, 1616 में सूरत में। एक बात और है कि इनका जो योगदान है वो यहाँ से सूती वस्त्रों के निर्यात में, यदि भारत से सूती वस्त्रों का निर्यात सबसे पहले किसी ने किया है तो वे डच हैं। तो ये लिख ही लो कि डच भारत से सूती वस्त्र निर्यात करने वाले प्रथम थे, और बंगाल में कब गए, बंगाल में गए 1627 ईस्वी में। तो 1627 में बंगाल गए, बंगाल में फैक्ट्री। बस ये बात ध्यान रखने की है कि फैक्ट्री उत्पादन नहीं करती हैं, फैक्ट्री उत्पादन के केंद्र नहीं होते हैं, ये भंडार गृह की तरीके से होते हैं, है ना। और डच फाइनली भारत से कब जाते हैं, तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से इनकी हार होती है और ये फाइनली भारत से चले जाते हैं 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हार। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक है। देखो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, मैं एक बार जो है ना थोड़ा सा रिकैप कर दूँ। हमने पढ़ा यूरोपियों का आगमन, और यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले थे पुर्तगाली कंपनी में। उनमें जो प्रमुख उनके मतलब गवर्नर थे वे हमने पढ़े। जैसे उनमें जो गवर्नर है जैसे भाई फ्रांसिस डी अल्मीडा हो गया, फिर इसके बाद अल्बुकर्क हुआ और फिर निनो डी कुना हुआ, हमने इन सब को पढ़ा। तो पुर्तगाली शक्ति का फाइनली हमने पतन तक देखा। फिर इसके बाद हमने डच देखा। जो कल की क्लास होगी, हमारी कल की क्लास होगी, कल ब्रिटिश क्लास, मतलब ब्रिटेन के जो निवासी हैं यहाँ पर आएंगे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कल स्थापना होगी और उसकी फाइनली लड़ाई होगी। और जो कल की क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।